MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनावी मौसम है, सभी लोग शक्ति की आराधना नवरात्र में कर रहे हैं, लेकिन मोदी के हो गए पवन। पवन कैसे मोदी के हो गए ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शक्ति की उपासना वाली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। दिल्ली में मां दुर्गा की पूजा करते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जिसमें शक्ति की आराधना करते हुए नरेंद्र मोदी देखे जा रहे हैं। मां की आरती उन्होंने उतारी है, तो ये तस्वीर बता रही है। चलिए इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मां की पूजा की और उनकी आरती की है। ये तस्वीरें जहां शक्ति की उपासना हो रही है, शक्तियां जिनको आराध्य मानकर उनकी उपासना की जा रही है। तो मां की आराधना के बाद अगली तस्वीर हम आपको लाने जा रहे हैं। ये पवन सिंह, जिन्हें पावर स्टार कहा जाता है, शक्ति की आराधना और शक्तिशाली माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पवन सिंह जो कि पावर स्टार हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, और ये 2024 की तस्वीर है। आप समझिए कि पवन सिंह का पावर क्या है, उनकी शक्ति क्या है। लेकिन पवन सिंह ने अब कमल का दामन थाम लिया है और वहीं पर अंगोछा देकर, जो बिहारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण होता है, उन्होंने स्वागत किया। पवन सिंह से मुलाकात हुई, अमित शाह की बातचीत हुई, बाहर निकले, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगली तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीर है। जब पवन सिंह ने मुलाकात की है, उन्हें भी बुके दिया और शॉल देकर उन्हें उनका अभिवादन किया। पवन सिंह की यह तस्वीर, यानी कि बड़े नेताओं से लगातार पवन सिंह की मुलाकात हुई और सभी ने आश्वस्त किया, क्योंकि पवन सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इस तस्वीर में झलक रहा। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अमित शाह जेपी नड्डा के बाद सीधे पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा से, जिन्हें पिछले इलेक्शन में जिनकी वजह से हारे, अब उन्हीं को अब स्वागत उनका कर रहे हैं। ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ चलता है। तो यहां पर आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई और उपेंद्र कुशवाहा से जब मुलाकात हुई तो उनके पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके बाद मनोज तिवारी हो, अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी हो जो कि भोजपुरी सिने स्टार हैं, उसके बाद निरहुआ हो या फिर रवि किशन हो, ये पवन सिंह भी पावर स्टार हैं, यानी कि भोजपुरी के 4 बड़े चेहरे जो कि बीजेपी के अब अखाड़े में हैं, बीजेपी की तरफ से कुश्ती लड़ेंगे, दंगल लड़ेंगे। चुनाव ऐलान से पहले बड़ा धमाका कर दिया है। पार्टी ने भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को फिर से कमल थमा दिया है। हालांकि बीजेपी ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन जब पूछा गया कि बीजेपी क्यों छोड़े थे, तो दो टूक कह दिया, हम अलग कहां हुए थे। अरे हम अलग हुए ही कहां थे, हम साथ हैं। अरे हम अलग हुए ही कहां थे। दरअसल अमित शाह के बिहार की कमान संभालने के बाद से ही तस्वीरें साफ हो गई थी कि बिहार में इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अमित शाह के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। पहला हमला लालू के लाल का आया है। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में।
तो यूं ही बीजेपी ने पवन सिंह को नहीं लिया। पावर का खेल है भाई, और पावर के खेल में सब संभव है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह वापस बीजेपी में आ गए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने इसका ऐलान कर दिया। पार्टी में आने से पहले पवन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात कर ली और इस दौरान वे आधे घंटे तक साथ रहे, लेकिन क्या बात हुई यह नहीं बताया। अमित शाह से मुलाकात के बाद वे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचते हैं और जेपी नड्डा को भी शॉल भेंट किया, लेकिन वहां भी क्या बात हुई पवन सिंह ने कुछ नहीं बताया। नड्डा से मिलने के बाद पवन सिंह ने आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उन्हें भी गमछा उड़ाया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और इस दौरान पवन सिंह के साथ बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी वहीं पर सोफे पर बैठे थे। खबर है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इतनी ही बात नहीं है, कुछ और बातें हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या बात है। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पवन सिंह के एनडीए में आने से बड़ा असर पड़ेगा। पूर्वांचल में पवन सिंह की फैन फॉलोइंग जो है बहुत अच्छी है और खास तौर से शाहबाद इलाके में एनडीए मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि शाहबाद इलाके में विधानसभा की 22 सीटें हैं। यहां यादव, राजपूत और ब्राह्मण वोटों का संतुलन अहम है। शाहबाद की ज्यादा सीटें महागठबंधन ने जीती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडी भारी था, लेकिन अब खेल बदलता दिख रहा है। खेल अब कैसे बदल रहा है, यह नक्शा है, बिहार का नक्शा यहां पर है और इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर ये वो इलाके हैं जो पवन सिंह के उतरने से ही प्रभावित यहां पर होते हैं। चलिए पवन सिंह ने क्या कुछ कहा और विनोद तावड़े जो उनके ठीक बगल में सोफे पर बैठे थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। समय बताइए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। चुनाव प्रभारी की नियुक्ति, चुनाव कैंपेनर्स की लिस्ट और मैनिफेस्टो कमेटी के ऐलान के बाद पार्टी ने आज पवन सिंह को सामने लाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, साफ कर दिए। हालांकि पार्टी ने इस दौरान सियासी केमिस्ट्री का पूरा ख्याल रखा। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कराई गई। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से केवल मुलाकात नहीं की बल्कि पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दरअसल पवन सिंह की यह दूसरी सियासी पारी होगी। बीजेपी से सियासी पारी की शुरुआत की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में आए। बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया और पहले वो तैयार हो गए, बाद में लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि बंगाली महिलाओं पर गाए हुए गीत को मुद्दा बनाया गया। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट सीट से टिकट की कोशिश भी की, लेकिन यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की थी, इसलिए पार्टी ने मना कर दिया। इसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। पार्टी ने मना किया, नहीं माने तो पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन न खुद जीत पाए न कुशवाहा को जीतने दिया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता तीसरे नंबर पर चले गए। काराकाट सीट से सीपीआई-एमएल का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन पवन सिंह की इस नई पारी का असर विपक्ष पर दिखने लगा। बीजेपी में उनके जाने की खबरों के बाद सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पवन सिंह पर तंज कस दिया, सियासत से दूर रहने को भी कहा। जरा देखिए। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स। तो ये पवन सिंह का जलवा है, उनका पावर है कि वो आरा के हैं, लेकिन दुबई में भी जब गाने बजते हैं तो दुनिया हिल जाती है। पवन सिंह 39 साल के हैं, बिहार के आरा के रहने वाले हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक भी हैं। अपने करियर में शुरुआती दौर में हारमोनियम बजाकर उन्होंने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वो भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर छा गए। 1997 में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आया। उसके बाद 2004 में उनकी कांच कसैली रिलीज हुई। 2008 में एल्बम लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ। और एक्टर पवन सिंह के बारे में यह जानकारी कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है,
लेकिन भोजपुरी के सबसे महंगे स्टार हैं तो ये है पवन सिंह का जलवा। तो पवन सिंह जो हैं अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन इसका हमने कहा था कि नफा नुकसान क्या है, तो जरा सुनिए पॉलिटिकल गलियारे से आवाजें क्या आ रही हैं। ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और मैं मानता हूं कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। तो बिहार में राजनीति का पवन बह रहा है। बिहार में एक अलग हवा चल रही है जिसका नाम है पवन सिंह। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बड़े दिग्गजों के साथ लगातार रायशुमारी में जुटे हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि जानते हैं बिहार को, बिहार की मिट्टी को समझते हैं, वो लगातार लोगों के दिलों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के लोग जो चाहते हैं उस तस्वीर के जरिए भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कई चेहरे जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ रह चुके हैं, कुछ सांसद हैं। अब पॉलिटिकल जो पिच है उस पर लाने की तैयारी, बिहार के पॉलिटिकल पिच पर लाने की तैयारी चल रही है। कोशिश है कि अब उन दिग्गजों को उतारना है और बिहार की लड़ाई जीतनी है। तो मोदी की टीम 11 को जरा समझिए। एशिया कप में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, इधर बिहार में भी मोदी की टीम इंडिया तैयार है। खबर है कि बीजेपी बिहार में हर हाल में जीतना चाहती है क्योंकि इस बार उसे सीएम की कुर्सी मिलने की उम्मीद है। इसलिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली। खबर है कि बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने का मन बना लिया। संकेत क्या है ये बता रहे हैं आपको। संकेत है कि बिहार में बीजेपी के करीब 1 दर्जन बड़े नेता उतरने वाले हैं। तेजस्वी यादव को घर में घेरने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। संकेत क्या है? संकेत है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह को बेगूसराय से उतारा जा सकता है। गिरिराज सिंह फिलहाल यहीं से सांसद हैं। राजीव प्रताप रूड़ी जो कि सारण से सांसद हैं और सारण की छपरा सीट से उन्हें उतारने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि यहां से रोहिणी आचार्य भी उतर सकती हैं। राजीव प्रताप रूड़ी ने लालू की बेटी रोहिणी को सारण से हराया था। रामकृपाल यादव का भी नाम चल रहा है, दानापुर से चल रहा है इनका नाम। यादव केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं रामकृपाल, और दानापुर से वो कई बार जीते भी हैं। दानापुर यादवों का गढ़ है, इसलिए पार्टी रामकृपाल यादव पर दाग लगा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मैदान में आ सकते हैं। खबर है कि उन्हें भागलपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। फिलहाल वहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत शर्मा मैदान में है, यानी कि किशनगंज की अगर हम बात कर लें तो सीट पर अभी कांग्रेस के पास है। बीजेपी यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को उतार सकती है और अररिया से चुनाव लड़ने की संभावना भी है। यानी कि यह पूरी जो टीम है वो नजर आ रही है एक के बाद एक। खबर है कि केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मैदान में होंगे। सतीश चंद्र दुबे को नरकटियागंज सीट से उतारा जा सकता है और फिलहाल यह सीट बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी विधायक अभी संदेह के घेरे में है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो मोदी की जो टीम 11 है वो तैयार है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जो राजनीतिक गलियारे से जो आवाजें आ रही हैं उसे सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने इसी नकारात्मक रवैये की वजह से भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक होती दिखती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अब ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है। वो उस गाड़ी को भी ड्राइव कर रहे थे जिसमें बाजू की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। तो उनके मन में ये है कि यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिहार में बढ़ा है। कांग्रेस बहुत आगे है भाई, सारा पूरा बिहार कांग्रेस को देख रहा है, सिर्फ कांग्रेस, पूरा बिहार कांग्रेस को देख रहा है और किसी को नहीं। महिलाओं की तभी याद आती है जब इलेक्शन सामने आता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड आई थिंक इलेक्शन कमीशन को इसका भी ध्यान देखना चाहिए कि दिस इज अनफेयर यूज ऑफ पावर। जब हमने शुरुआत की तो आपको शक्ति की आराधना करते हुए पीएम और सीएम योगी को दिखाया, लेकिन शक्ति की आराधना करने पटन देवी मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे ये पुराना नाता है। नीतीश कुमार जब भी नवरात्र का समय शुरू होता है पटन देवी आते हैं।
और इसके बाद नीतीश कुमार ने पूजा पाठ किया और बिहार की शुभकामना यानी कि बिहार की खुशहाली के लिए मां से आराधना की, उसे उन तस्वीरों के साथ उन्होंने पोस्ट किया है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फाइनल लिस्ट है एसआईआर, याद आया होगा आपको कुछ, एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई, मतदाता सेवा पोर्टल पर यह है, ये आप भी देख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी जो चल रहा है उसमें बिहार में जो स्थिति है उसमें फाइनल वोटर लिस्ट जो है अब सबके सामने है। इसके मुताबिक क्या है वो हम एक एक कर बताते हैं। क्या नए नाम जोड़े गए हैं, क्या कुछ लोगों के नाम कटे हैं। तो बिहार में फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 69,29,000 नाम काट दिए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने 21,53,000 नाम जोड़े हैं। अब बिहार में इस बार कुल 7,42,00,000 वोटर वोट डालेंगे। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर्स थे। पहले ड्राफ्ट में जिन 65 लाख नामों को काटा गया पहले ड्राफ्ट में, उनमें से 17 लाख नाम फिर से जोड़ दिए गए। नई लिस्ट में 22,34,000 लोग मृत पाए गए, 36,44,000 लोग कहीं और शिफ्ट हो गए यानी दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में। 6,85,000 जो लोग हैं वो 2 जगहों पर उनके नाम मिले। अब इलेक्शन कमीशन तारीख ऐलान करने की तैयारी में है। खबर यह है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 2020 में चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराए थे। तो इस कदर जो एसआईआर की जो लिस्ट है उसके जारी होने के बाद भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो क्या कहती है। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में, जो मृत हैं उसको रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको रखा जाए, और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए। यही तो बड़े सवाल हैं। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। आज पब्लिश हो जाएगा तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस और राजद और विपक्षी दल को करारा जवाब मिल जाएगा। उन्होंने बेवजह हंगामा खड़ा कर रखा था, इस मुद्दे को तूल दे रखा था, जबकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां चंड मुंड को दंड दिया जा रहा है। नवरात्र का मौसम चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हम चर्चा कर रहे हैं, जो चंड मुंड को बुलडोजर दंड दे रहे हैं। कौन लोग हैं, पहले तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं। यह बरेली उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। चौकी के ठिकानों को जो कि अवैध है, हम कह रहे हैं कि जो अवैध है वहां पर बाबा का बुलडोजर चला है। यह न्याय वाला बुलडोजर है जो लगातार एक्शन ले रहा है। तो लगातार अवैध उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बवालियों के बाजार में जब बुलडोजर एक्शन हुआ, खलबली मच गई। लेकिन खलबली जो मच रही थी उसे शांत कराने के लिए पूरे इंतजाम थे। यहां पर पूरी फौज उतरी हुई थी। इन तस्वीरों में देखिए, जो कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अवैध दुकानें को हटाया जा रहा था, मिट्टी में मिलाया जा रहा था। और जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तब जो फ्लैग मार्च की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। तो जिसने भी बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश की या सामने आने की कोशिश की, आप तस्वीरें देखिए बरेली के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बरेली में आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर का रास्ता रोकने की जिन्होंने भी कोशिश की, पुलिस ने मायने और मतलब समझा दिया, न्याय का रास्ता दिखा दिया। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। अरे मैं चल, आइए चलिए। अरे मैं चलने की
के लिए तैयार हो, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। निर्माण अवैध है तो उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा, लेकिन कुछ लोग थे जो हिमायती थे। आसमान में भी आप देखेंगे, यहां पर आसमान में ड्रोन से निगाह रखी जा रही थी कि कहीं कोई उपद्रवी इनके बीच में कुछ गलत करने की बिना सोचे, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ फ्लैग मार्च, तीसरी तरफ बवालियों को शांत करने के लिए पुलिस लगी थी। और ये ड्रोन हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार कोशिश कर रहा था उन उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए। लेकिन जो बाबा का बुलडोजर है वो न्याय वाला बुलडोजर है, न्याय वाला पंजा है जो अवैध को हटाता है, वैध को नहीं। देखिए बाबा के बुलडोजर ने बरेली में दहाड़ भरी तो दंगा ब्रिगेड की नींव हिल गई। दंगाई गिड़गिड़ाने लगे, भड़काऊ तौकीर के करीबी भी चिल्लाने लगे, रहम रहम और रहम। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। फायर ब्रांड योगी को चैलेंज देने का अंजाम यही होता है, यही अंजाम है हाथ में पत्थर उठाने का, जिसे थोड़ा आज देखा थोड़ा पहले, लेकिन जिसने देखा रिएक्शन कुछ ऐसे ही है। पहले वो गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वो गाना फिर निकल गया है। क्या जानते हैं कि टोपी और चप्पल भी छूटा रे बरेली के बाजार में, और मेरा लाल हुआ तेरे प्यार में। आसमान में योगी के जटायु दंगाइयों पर नजर रख रहे थे, नीचे बुलडोजर दहाड़ मार रहा था, तो दूसरी तरफ जो नहीं दिखा वो थी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। चंड मुंड को ये दंड क्यों मिला, इसकी भी एक वजह है। तौकीर के चक्कर में कौन कौन पिसा उसकी लंबी लिस्ट है, सब कुछ बताएंगे, बस देखते जाइए। तो बस देखते जाइए, बहुत कुछ है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन आपने देखा, हम बयान भी सुनवाएंगे आपको कि आखिर एसएसपी ने क्या कहा, लेकिन इसे समझना होगा कि कहां एक्शन हो रहा है, किन लोगों पर एक्शन हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ। बरेली बवाल में शामिल एक एक शख्स का इलाज हो रहा है। दंगाइयों की डेंटी पेंटिंग के बाद अब बुलडोजर चल रहा है। अब तौकीर के करीबी के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। सपा पार्षद मोहसिन रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बुलडोजर चल गया। चार्जिंग स्टेशन को नगर निगम की जमीन पर बनाया गया था। बुलडोजर का विरोध करने वालों पर जबरदस्त एक्शन हुआ। पुलिस ने तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन खान को हिरासत में ले लिया, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई मोहसिन के घर पर भी होनी थी, लेकिन स्टे ऑर्डर था, इस वजह से बुलडोजर नहीं चल पाया। दूसरी तरफ पुलिस ने कई अवैध संपत्तियों को सील किया है। लगातार मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई जारी है और अब तक बवाल में शामिल 73 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो ये सच्चाई है इसकी। लेकिन अनुराग आर्या, हमने कहा था कि आपको सुनवाएंगे कि एसएसपी क्या कहते हैं। अनुराग आर्या क्या कह रहे हैं, सुनिए। ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे, और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि एक दो लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। तो हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग इस मसले को अलग तरीके से देख रहे हैं। बाबा का बुलडोजर दिखता है, लेकिन दंगाइयों के जिन्हें पत्थर नहीं दिखते, उनकी भी आवाजें सुननी जरूरी है, पक्ष और विपक्ष दोनों की। इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सजा बहुत बड़ी हो रही है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है वहाँ पर इस तरह से डरवा सकते थे। मैं सोचता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं कर सकती। जब जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द स्वाभाविक तौर पर उठ जाता है, लेकिन इस दर्द की कोई दवा नहीं है। ये दर्द तो और बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी आलीशान अट्टालिकाओं पर क्रूर अट्टहास करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। जो अपराध करेगा वो निस्तानाबूद किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और योगी का डायलॉग तो है ही
राष्ट्रहित सर्वोपरि। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कहां हो रहा था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। दुकान खाली करने अभी से शुरू हो गए, यानी कि ये भी अवैध है और उन्होंने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी है। देखिए बोरों में भरा जा रहा है। यहां पर जरा देखिए इन तस्वीरों को। चलिए अब लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, जो लोग अपनी दुकानें खाली करवा रहे हैं या फिर जिन्हें इससे फायदा हो रहा है, सुनिए। ये ज्यादा बढ़िया हुआ क्योंकि ये काफी यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो अवैध बने हुए हैं। अवैध बने हुए, हाँ, काफी टाइम से बने हुए तो उनमें कारोबार चल रहा था। बहुत बढ़िया करा हुआ भाजी ने, बहुत बढ़िया हुआ। बिल्कुल और होना चाहिए। इन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा है भैया, जो गलत है उसे जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो इंसान जो नगर निगम जो उस पर आज अवैध कब्जा करेंगे तो सरकार एक्शन भी लेगी, पुलिस भी लेगी, और वो चीज़ तो होना भी चाहिए। बहुत बढ़िया होना चाहिए था। अब भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आई लव मोहम्मद, भाई हम तो सबको मानते हैं, भाई आपके इष्ट देवता हैं, आप उनको रखो, अपने दिल में रखो। पोस्टरबाजी से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। हर शुक्रवार आपका यही ड्रामा रहता है कि जब देखो बरेली दंगे में, बरेली में दंगा होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि भाई दूसरे को परेशानी ना हो। और ये तो नगर निगम ने बहुत अच्छा करा, मैं तो प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बाबा का बुलडोजर एक्शन आपने देखा, लेकिन तस्वीरें कुछ और दिखा रही हैं। यहां पर किस तरीके से गिरोह कायम था और एटीएस एक्शन में ये मुजाहिद आर्मी के लोग हैं जो कि अपना वेश बदलकर, पहचान छुपाकर काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। लेकिन एटीएस ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आइए आपको और बताते हैं कि एटीएस कैसे एक्शन लेती है और क्या कह रही है एटीएस। तो अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें मुजाहिद आर्मी का जो दंगा प्लान है वो डिकोड हो गया। आई लव कैंपेन के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हो गया। यूपी एटीएस ने मुजाहिद आर्मी के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। चारों संदिग्ध यूपी के अलग अलग जिलों में दंगे करने की फिराक में थे। मुजाहिद आर्मी के नाम से संगठन बना लिया था इन्होंने। इनके टारगेट पर हिंदू धर्मगुरु थे, गैर मुस्लिम थे। हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट कर मारने की योजना थी। हालांकि कौन से धर्मगुरु टारगेट पर थे इसकी जांच हो रही है, पता लगाया जा रहा है। चारों संदिग्ध अलग अलग ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे और अलग अलग जगहों पर मीटिंग भी होती थी इनकी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इनके कुछ और भी ग्रुप बने थे। इन ग्रुप में ऑडियो वीडियो भेजकर लोगों को उकसाया जाता था। दंगा और टारगेट किलिंग के पीछे शरिया कानून की चाहत थी। चारों संदिग्धों का भारत में शरिया कानून लागू करने का प्लान था और इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू मोहल्ले थे, हिंदू त्योहार थे। जिहाद के लिए फंड और हथियार भी जुटाए जा रहे थे ताकि काफिरों यानी कि हिंदुओं को मारकर शरिया कानून लागू कराया जा सके। तो ये इनका हिसाब किताब था, जो इनकी जो प्लानिंग थी, जो कोड था। यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड तक इसकी आवाज, वहां भी एक्शन हो रहे हैं। देहरादून में, उत्तराखंड में डेंटिंग पेंटिंग लगातार जारी है। देखिए अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ कट्टरपंथ और दूसरी तरफ किस तरीके से दुर्गा पंडाल पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की तस्वीरें हैं। तो दुर्गा पंडाल पर कट्टरपंथियों का हमला, ये साफ तस्वीरें बताती है कि मंशा जो है वो संभाव की नहीं है। मंशा जो है वो सड़कों पर उतरकर हंगामा करने की है। किस तरीके से हाथों में डंडे लिए हुए ये तस्वीरें। चलिए अब बात कर रहे हैं उस आतंकिस्तान पाकिस्तान की, जो हाथों में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन कहते हैं रस्सी जल गई, अकड़ नहीं गई। अपनी मौत मरेगा पाकिस्तान, ये क्यों कह रहे हैं? अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा लाई। पाकिस्तान के क्वेटा में फिदाई हमला होता है। जरा देखिएगा नजदीक से इस तस्वीर को। यह हमला क्वेटा में हुआ है।
इस धमाके के बारे में कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमला है। हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए पाकिस्तान के क्वेटा में क्या हुआ। और जिन्ना लैंड में आत्मघाती हमला होता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता शहबाज शरीफ को और मुनीर को कि उसकी जनता मारी जाती है या फिर नहीं। लेकिन जिन्ना लैंड में आत्मघाती हमले के बाद की तस्वीरें देखिए क्या कहती हैं। तो जहां पर आत्मघाती हमला हुआ वहां धमाके के बाद काला धुआं उठने लगा, दूर दूर तक ये धुआं नजर आने लगा। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धमाके के तुरंत बाद की तस्वीरें, जब क्वेटा पाकिस्तान, जब पाक आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक पास ये धमाका होता है, चंद मीटर की दूरी पर जहां पर पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है उसके ठीक सामने टारगेट कर धमाका होता है और उसके बाद लाशें बिछ जाती हैं। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। धमाके के बाद जो गाड़ियां हैं वहीं ठहर सी गई हैं, धुएं का गुबार है और दूर से ये काला धुआं नजर आ रहा है और ये पूरा इलाका तकरीबन 500 मीटर के दायरे में जो भी आया वो खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस धमाके के बाद गोलियां चलने की भी आवाजें आई हैं। धमाके के बाद लाशें बिछ गई, उन तस्वीरों को दिखाएंगे। लेकिन एक दो नहीं, कई लाशें यहां पर नजर आपको आएंगी जो इस धमाके की जद में आ गई और इस धमाके के बाद सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, निशाना कहीं और था लेकिन आम लोग मारे गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ। ये एफसी हेडक्वार्टर के साथ की तस्वीरें, लेकिन जिसने वीडियो बनाई है उसकी भी आवाज जरा सुनिए कि वो क्या कह रहा है, किस तरीके से इन तस्वीरों को दिखा रहा है। 5 डेड बॉडीज पड़ी हुई है एफसी हेडक्वार्टर के साथ। ये शहबाज टोन वाला जो चौक है एफसी हेडक्वार्टर की गली के सामने, यहाँ पे धमाका हुआ है और यहाँ पे कोई कम से कम ये 5 डेड बॉडीज पड़ी हुई है और यहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई। अभी एफसी वालों ने आके चार्ज संभाला, फायरिंग हो रही है, सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन सैन्य मुख्यालय के ठीक सामने एक बड़ा धमाका होता है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुल्ला मुनीर और शहबाज दोनों अमेरिका में हैं, लेकिन तस्वीरें पाकिस्तान की जो बयां कर रही हैं वो साफ बता रही हैं कि जो फायरिंग की आवाज भी है, धुएं का गुबार भी है, आम लोगों की लाशें भी हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की सरकार को। उनकी जनता मरे तो मरे। एफसी हेडक्वार्टर के पास धमाका, धमाके से प्लाजो के साथ शीशे टूट गए और यहाँ पे फायरिंग का तबादला। तो एक जगह नहीं, पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ जो आपने बलूचिस्तान की तस्वीरें देखी और दूसरी तरफ पीओके की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों ही छोर पर पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, पीओके में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और निशाना फिर बनाया जा रहे हैं। जो जनता है, आम जनता, उन्हें गोलियां दागी जा रही हैं। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है। मुल्ला मुनीर और शहबाज ने अपने मुल्क को अमेरिका के पास गिरवी क्या रखा। पाकिस्तान के कोने कोने में धमाके शुरू हो गए। बलूचिस्तान से पीओके तक विद्रोह की आग भड़क चुकी है। देश के सौदे से बगावत की जो चिंगारी पाकिस्तान में धधक रही है वो बेहद विनाशक और भयानक है। आतंकियों को पालने वाले मुल्क में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। सेना को टारगेट किया जा रहा है जो सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। यानी कटोरा छाप पाकिस्तान में शुरू हुआ गृह युद्ध अभी और भयंकर होने वाला है, जिसमें मुल्ला मुनीर और देश को बेचने वाला शेख चिल्ली शहबाज शरीफ घुटनों पर आने वाला है। सवाल है कि जिन्ना लैंड अब जहन्नुम बनता जा रहा है
तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में सरकार और फौज का जबरदस्त गठजोड़ चल रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ, जो धमाके आपने देखे। इस हमले में सेना के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। हमलावरों का मकसद था एफसी मुख्यालय को निस्त नाबूद करना। लोगों ने बताया विस्फोट बेहद शक्तिशाली था। इस धमाके की आवाज मीलों तक सुनाई दी है। इतना बड़ा धमाका था। सिर्फ धमाके की ही नहीं, फायरिंग भी हुई है, लोग बता रहे हैं, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के पीछे बलूच विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रांत में कई गुटों ने पाक सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रखा है और ये गुट स्थानीय लोगों के लिए अधिकारों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना इसको दबाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में टकराव की स्थिति प्रांत के बड़े हिस्से में बनी हुई है, जिसकी वजह से पाक आर्मी पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोग लगातार पाकिस्तानी जो आर्मी है उस पर हमले कर रहे हैं। तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान दो तरफा घिरा हुआ है, लेकिन हमने कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम ओवरऑल देखें, ये जो अशांति का माहौल है ये बढ़ता चला जा रहा है। दिख रहा है कि एक तरफ आर्मी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में एरियल अटैक कर रही है। बलूच में तो एक बिल्कुल टोटल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली गई है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये पूरी चीज़ें एक चीज़ ज़रूर दिखाती है, इन सभी अटैक में कॉमन क्या है? कॉमन है पाकिस्तान आर्मी। ये जो अशांति का माहौल है ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि बलूच पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा भी अपने तरह से बिल्कुल अलग है, जिसको बोलते हैं। पीओके में ऑलरेडी लाखों लोग सड़कों पर आए हुए हैं। सो ओवरऑल अगर देखें, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान दिख रहा है। समय की बात है कि कब होगा। तो अपना जमीर बेच चुका पाकिस्तान अब जमीन बेचने की डील कर रहा है और इसी डील के कारण पाकिस्तान में आग लगी हुई है। लेकिन इसे समझना होगा कि किस कदर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ठगे जा रहे हैं और बराबर ठगे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंकियों वाला देश है, जबकि 2024 में पाकिस्तान आतंकियों के मामले में चौथे नंबर पर था। यही वजह है कि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बीएलए के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा आतंकी रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के आतंकी भी यहीं शिफ्ट हो गए थे। हिजबुल भी अपना ठिकाना खैबर पख्तूनख्वा में तैयार कर रहा है। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। 2024 से अब तक तहरीके तालिबान ने करीब 500 हमले किए। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में 90% की बढ़ोतरी हो गई। अब विरोध की आवाज बलूचिस्तान के साथ पीओके तक पहुंच गई है। तो शहबाज शरीफ जो है ये मानने को तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ बयान देना है भारत पर और यह बताना है कि किस तरीके से ट्रंप ने उनकी मदद की। जरा देखिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सैक्रिफाइस करता रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए। पाकिस्तान को सहानुभूति मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आतंकवाद को रोका है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर नियंत्रण नहीं किया होता तो वे लंदन और न्यूयॉर्क में घूम रहे होते। आतंकियों को रोकने में हमारा योगदान है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो पाकिस्तान की हालत खराब है, लेकिन शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर इसे आसान भाषा में समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भीख मांगने अमेरिका के पास गए। लेकिन पीओके में विद्रोह हिंदुस्तान में मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीओके में जो विद्रोह है, ऐसे में किस तरह की लड़ाई शहबाज शरीफ चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। यह शहबाज सरकार का फेल्यूर है। जो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग जो हैं सड़कों पर हैं और अब सेना का विरोध शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। देखिए किस तरीके से फायरिंग हो रही है। शहबाज सरकार के खिलाफ विद्रोह अब सड़कों पर आ गया है और पीओके में जो विद्रोह है, एक दूसरे पर लोग गोलियां तान रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। जरा देखिए।
और गोलियां भी ऐसी नहीं चल रही। अगली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कितनी लाशें बिछ गई हैं वहां पर। ऐसे हमले हो रहे हैं, पीओके में सड़क पर लाशें बिछी हुई हैं, गिनतियां हो रही हैं इनकी। लोग जो हैं वो मायूस हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये देखें नाजरीन, ये देखें नाजरीन, ये देखें नाजरीन, ये देखें। तो ये लाशें सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं, जो लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन इसके बाद इसे शांत कराने के लिए जो पाकिस्तानी फौज उतरती है उसकी तस्वीर। मुल्ला मुनीर की फौज पर हमला होता है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि फौज आती तो है लेकिन लोग इतने गुस्से में हैं पीओके में कि वो फौज पर ही हमला बोल देते हैं। पथराव शुरू हो चुका है। ये यहाँ पे जो ही ये लोग गए हैं पुल से पार, इन्होंने पथराव किया, दूसरी जानिब से पथराव हो रहा है और यहाँ पे से भी फायरिंग हो चुकी है। पुलिस ने शेलिंग भी कर दी है मुजाहिदीन पे। आप पुलिस शेलिंग कर रही है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, मालूमात भी फायरिंग भी की जा रही है, कारकुनान की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है, स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर है लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं, तस्वीरें आप यहां देखिए। मुनीर की सेना को बंधक बना लिया गया। लोग इतने गुस्से में हैं कि मुनीर की जो सेना है उन्हें बंधक बना लिया गया है और कोशिश की जा रही है ताकि माहौल को शांत कराकर सरकार से अपनी बातें मंगवाई जाए। लेकिन नक्शे पर क्या कैसा झलकता है, कैसा दिखता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में कहां कहां विद्रोह हो रहे हैं जरा देखिए। पीओके ये सेंटर है जहां विरोध हो रहा है, सिंध में विरोध हो रहा है, इसके अलावा बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है। यानी सरकार बैकफुट पर है लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि आखिर जो विरोध है उसके कारण क्या है। हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बड़ा विद्रोह सामने आया। पीओके में कई संगठनों ने एक साथ चक्का जाम कर दिया। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इंटरनेट भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना पीओके में विद्रोह पर फायरिंग कर रही है। हिंसा में कई लोगों की जानें चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। दरअसल पीओके में आवामी एक्शन कमेटी सरकार से गुस्से में है। साथ ही पीओके के पुलिसकर्मी भी शहबाज सरकार से नाराज चल रहे हैं। विद्रोहियों ने पाक सरकार के सामने 11 मांगे रखी थी जिसे शहबाज शरीफ की सरकार ने खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा। और इसी बात से नाराज कई संगठन पीओके में मोर्चा खोल चुके हैं। तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस पर काबू पाने के लिए मुनीर की सेना गोलियां चला रही है आम लोगों पर। तो यह है, लेकिन पाकिस्तान की जनता इसे कैसे देख रही है, क्योंकि हमले 3 तरफ से हो रहे हैं। देखिए। और अभी इस वक्त जो है ना सुबह का वक्त है लेकिन बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कोटली शहीद चौक में मौजूद हैं और मजीद रैलियां जो है ना वो कोटली आजाद कश्मीर की डिफरेंट वार्ड से यहाँ पर जो है ना वो पहुंच रही है। इस वक्त कश्मीर में जो है ना वो सूरत हाल खौफनाक है। जैसे ही हम देख रहे थे कि रात को जिस कदर खामोशी थी, आज उतना ही पूरी रियासत के अंदर शोर बरपा है और वो इंशाल्लाह ये शोर इनके वानों तक पहुंचेगा और एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, ये 12 शीर्षें हैं, उसके खात्मे तक ये लोग जो है ना पुरजोश रहेंगे और वो अपने मुतालबात को मनवाएंगे। दफा अवाम ने अपना दफा लगा दिया और हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपने ताजरान को, अपने तमाम ही सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के लोगों को, उन्होंने आज इस अपने जो बुनियादी हुकूक की जंग है उसमें फ्रंट लाइन पे सब खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। आपने सुना आवाम क्या कहती है। आवाम ये कहती है कि एक दिन हम अपनी जंग जरूर जीतेंगे, चाहे कितनी भी दमनकारी नीतियों के साथ पाकिस्तान की सरकार उनके ऊपर गोलियां चलाए। कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, देखते। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग ना तो उनके पास में शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना उनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना ही उनके पास म्युनिसिपल सर्विसेज हैं जैसे बिजली और पानी के। जब आदमी की कमर दीवार के बीच में जगह खत्म हो जाती है तो वो रिटेलिएट करता है। ऊपर से इंडक्शन इफेक्ट, टीटीपी और बीएलए के विद्रोह को देखते हुए इन्होंने भी शोषण के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया और कह ही रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। बस यही होने वाला है। और चलिए बारी है आज के सूत्र की। शारदीय नवरात्र में आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की बात होगी। महागौरी से हमें क्षमा और शांति की सीख मिलती है। क्षमा करना एक ऐसा गुण है जो हमें मानव बनाता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्षमा करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है, तो यह एक सीख मिलती है।
चलिए, तो आज के लिए भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मगन रहें, मस्त रहें और राष्ट्र के बारे में पहले सोचें। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH